प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम आज बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 हेतु कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए जारी द्वितीय अभ्यास प्रश्न पत्र भाग 2 के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने NAS की परीक्षा के लिए द्वितीय अभ्यास प्रश्न पत्र के भाग 1 के 35 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम शेष 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके प्रश्नों को देखेंगे, उनका हल और उसमें सूत्र कौन सा लगेगा उसके बारे में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। पढ़ाई 2 घंटे, खेल 1.5 घंटे। वह बाकी के बचे हुए समय में टीवी देखना चाहता है। वह 4 से 8 के बजे के बीच कितनी देर तक टीवी देख सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल समय 4 घंटे है, 4 से 8 के बीच, और उसमें से 2 घंटे वह पढ़ाई कर रहा है और 1.5 घंटे खेल रहा है। तो स्वाभाविक है कि 3.5 घंटे उसके यहाँ पे व्यतीत हो चुके हैं। 4 घंटे में बचते हैं केवल 30 मिनट, इसलिए इसका आंसर 30 मिनट होगा। अगला प्रश्न है, नीचे आलेख में दिखाया गया है कि 5 बच्चों के पास कितने पोकेमॉन कार्ड्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें 5 बच्चे अक्षय, सान्या, बीना, दिया और तिलक के नाम दिए गए हैं और इधर वाई अक्ष में पोकेमॉन कार्ड्स की संख्या दी गई है और सभी का अलग अलग ग्राफ यहाँ पे दंड आलेख बना हुआ है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि बीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स हैं। बीना और दिया, बीना, ये बीना है और ये दिया है। बीना का जो ग्राफ है वो 250 तक जा रहा है, यानी बीना को 250 कार्ड्स हैं बीना के पास, और जो दिया का ग्राफ है वो 150 तक जा रहा है, यानी कि 250 और 150 इन दोनों को मिला करके कितना हुआ, 400। तो इसका आंसर 400 होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज के लिए कौन सी कंडीशन सही है, इसमें हमें चेक करना है। यदि उसकी आसन्न भुजाओं की कोई एक जोड़ी बराबर हो, यदि उसमें समांतर भुजाओं की कोई एक जोड़ी हो, यदि उसके 2 आसन्न कोण बराबर हो, तथा यदि उनके समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां हो। यहाँ पर आंसर डी होगा कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, वह होता है समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, तो इसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ी, इधर वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये जो लंबी वाली भुजा है वह अपने सामने वाली भुजा के बराबर होगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात है 10 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। इसमें मान रखेंगे और मान में हमको पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ आंसर में सभी में पाई पहले से लिखा हुआ है, मतलब हमको पाई का मान रखे बिना ही इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सूत्र में मान रख करके तो आंसर आएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत स्कोर 42 रन प्रति मैच और 5 मैचों में राहुल का औसत स्कोर 37 रन प्रति मैच था। तो इस श्रृंखला में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो लक्ष्मण ने 4 मैचों में 42 रन बनाए औसतन, इसका मतलब कि लक्ष्मण का कुल स्कोर हुआ 168, तथा 5 मैचों में राहुल का औसत स्कोर रहा 37 रन प्रति मैच, मतलब राहुल ने 5 मैच खेले और 37 रन बनाए और उसका औसतन कहा कितना रहा, 185। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं
कि किसके रन ज्यादा हैं, राहुल के। तो राहुल ने लक्ष्मण से 17 रन ज्यादा बनाए हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पर ये एक इंडिकेटर दिख रहा है हमको, तो हमें ये बताना है कि ये किस संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है, तो 0 से 2 पॉइंट कम, तो यह ऋणात्मक, 0 से बाईं की तरफ संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -0.2। अगला प्रश्न है, नरेन साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस आना चाहता है जो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। उसने तय किया कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा वह कुल 4 घंटों का विश्राम लेगा। अगर उसे दिन में ठीक 1 बजे घर पहुंचना है तो उसे घर से कितने बजे निकलना होगा। यहाँ पर नरेन को साइकिल चलाकर जाना है और वापस आना है, और घर से उसकी दूरी है 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर आना, टोटल कितना हुआ, 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 तिहाई 36, तो 3 घंटा तो उसे समय लगेगा साइकिल में, और प्लस 3 घंटा तो 12 तिहाई 36 और ये 18 दूनी 36, तो 3 घंटे उसे साइकिल चलाने में लगे, और उसके अलावा उसे 4 घंटे विश्राम के लिए चाहिए, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 घंटे। तो इसका मतलब है कि अगर उसे 1 बजे घर पहुंचना है तो 1 बजे में हम 7 घंटे को माइनस करेंगे, तो हमारा समय आएगा सुबह के 6 बजे। अगला प्रश्न है, नीचे एक आलेख दिया गया है जिसमें भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों की संख्या दर्शाई गई है। यहाँ पर हम एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक्स अक्ष में 0 से 12 तक की संख्याएं दी गई हैं और दुकानों की संख्या दी गई है, तथा वाई अक्ष में क्षेत्र है और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों को इस दंड आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। हमें हर कथन का अवलोकन करना है और फिर देखना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। पहला है, भारत में 40 से ज्यादा दुकानें हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसके लिए हमें इन सभी को टोटल करना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इन सभी का टोटल अगर हम देखें तो 5 उत्तर में, 8 दक्षिण में, 13 पूर्व में, 2 15 और पश्चिम में 11, तो 15 और 11 कितनी होती है, 26। तो यह गलत है पहला वाला। दूसरा कह रहा है, दक्षिण में दुकानों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन दक्षिण में दुकानों की संख्या 8 तक पहुंच रही है और पश्चिम में दुकानों की संख्या 11 तक पहुंच रही है। इसका मतलब कि यह कथन भी गलत है। अगला कथन है, उत्तर के मुकाबले दक्षिण में दुकानों की संख्या दुगनी है। तो दुगना मतलब कि उत्तर में 5 है तो दक्षिण में 10 होना चाहिए, तो यह कथन भी गलत है। अगला है, दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज्यादा है। तो दक्षिण की दुकानों की संख्या कितनी है, 8 है, और कह रहा है उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या, तो उत्तर में दुकानें हैं 5 और पूर्व में दुकानें हैं 2, तो 5 और 2 को मिला के कितना हुआ, 7। तो 7 जो है ये दक्षिण से कम है, यानी दक्षिण की दुकानों की संख्या ज्यादा है, तो हमारा ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को त्रिकोणीय ग्रिड के बिंदुओं द्वारा दिखाया जा सके तो उसे त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। नीचे एक संख्या पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणीय संख्या से बनाया गया है। इस पैटर्न में अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले में 3 पॉइंट्स हैं, 3 त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है, 3 बिंदुओं के त्रिकोण, अगले में 6 बिंदुओं से, अगले में 10 से। तो हमें पता करना है कि उसके बाद वाला पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बढ़ रहा है, 3 4। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 5 का,
यानी कि 10 के बाद 5 का डिफरेंस के बाद कौन सी संख्या हमें मिलेगी? 15। अगला प्रश्न है, नीचे बने हुए 4 आकारों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये 4 आकार हमको दिख रहे हैं। प्रश्न है कि किन 2 आकारों का परिमाप समान है पर क्षेत्रफल अलग अलग है। हमें इन सभी आकृतियों की परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको जो आउटर लाइन दी जाती है उसके में जो बॉक्स हैं उनको हमें काउंट करना होता है, ये आप सभी जानते हो। ये आउटर लाइन के जो बॉक्स है उनको 1 2 3 4 करके हमें काउंट करना है तो हमें परिमाप मिलेगी। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके अंदर जितने स्क्वायर बने हुए हैं उन सभी स्क्वायर्स को गिनना है और उसके बाद जितना आएगा उससे हमको परिमाप और क्षेत्रफल की तुलना करनी है। तो हम जब सभी आकृतियों का अवलोकन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि आकृति 2 और आकृति 4 इन दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है। इसका क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल है 4, यहाँ पे 4 बॉक्स हमको दिख रहे हैं और यहाँ पे 6 बॉक्स दिख रहे हैं, लेकिन इनकी परिमाप दोनों की समान है। प्रश्न में था कि परिमाप समान हो पर क्षेत्रफल अलग अलग हो, तो ऐसा आकृति 2 और 4 में है। अगला प्रश्न है, नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। 100 में से हर विद्यार्थी को कितने प्राप्त हुए? तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ तालिका में है। 0 से 15 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 15 से 30 अंक पाने वाले 13 विद्यार्थी हैं, 30 से 45 अंक पाने वाले 17, 45 से 60 पाने वाले 24 और 60 से 75 पाने वाले 16 और 75 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं। हमें प्रश्न पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त होंगे? 60 या उससे ज्यादा, यानी कि हमें कौन से लेना है? 60 से ज्यादा 16 और 4, तो 16 और 4 को मिला के कितने होते हैं? 20। इन दोनों का टोटल हुआ 20 और कुल विद्यार्थी कितने थे? 80। तो 80 में से 20 को 60 से ज्यादा मिले, तो इसलिए प्रायिकता क्या होगी? 20/80। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा गया, आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो? नीचे दिखाई गई तालिका में छात्रों के उत्तर दर्शाए गए हैं कि कौन कितनी बार कसरत करता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें प्रश्न है, इनमें सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा है? सबसे कम चुना गया उत्तर, इसका मतलब है कि जिसमें सबसे छोटा पार्ट है वो सबसे कम होगा। तो सबसे बड़ा पार्ट हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक वाला है और ये सबसे छोटा पार्ट ये वाला है, तो यही आंसर सही होगा जिसमें लिखा हुआ है 2 दिन में 1 बार। ये आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, रेखा L की लंबाई का अनुपात रेखा M के मुकाबले लगभग कितना है? यहाँ पे 2 रेखाएं बनी हुई है, रेखा L और रेखा M। रेखा L की लंबाई यहाँ तक है और रेखा M की लंबाई यहाँ तक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये M L से ज्यादा तो नहीं है, L बड़ा है M छोटा है, और ये लगभग L की लंबाई M से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 3:1 सही होगा। अगला प्रश्न है, हल करें 1/5 की घात 4 और उसकी घात 1/2। हम जानते हैं कि जब घातों के ऊपर घात होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो यहाँ 4 का 1/2 से गुणा होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1/5 की घात 2 आएगा और 1/5 की घात 2, इससे जब हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो ये 5 की घात -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे एक त्रिभुज हमें दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये वाला जो भाग है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की टोटल ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और हमारा आंसर मिलेगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 तिहाई 18, 18 में 2 का भाग जाएगा तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और पृष्ठ की परिधि 16 पाई सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई दी गई है और पृष्ठ की परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि यानी बेलन का जो पृष्ठ होता है, आधार होता है, उसकी परिधि दी गई है 2 पाई आर। 2 पाई आर से हम 16 पाई से मान ज्ञात करेंगे तो हमें पहले आर का मान मिलेगा और इस आर के मान को हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखेंगे। क्योंकि हमको एच पता है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये एच हो जाएगा और आर हमको पता है। तो इस प्रकार हम इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई का मान छोड़ करके हमें हल करना है, क्योंकि आंसर में पाई पहले से दिया हुआ है। तो हम आर और एच का मान निकालेंगे और रखेंगे और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान रखेंगे 36 पाई गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। यहाँ से हमको त्रिज्या ज्ञात होगी और जब हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो उसे हम गोले के आयतन के सूत्र में मान रखेंगे और उसमें पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि वह आंसर में पहले से दिया हुआ है। तो इससे हमको हल करने पर हमें आंसर मिलेगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन बराबर है। अगला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8.8 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 8.8 मीटर स्क्वायर रखेंगे और त्रिज्या की जगह जहां भी त्रिज्या है वहां हम 1.4 मीटर स्क्वायर आर रखेंगे, आर का मान, और पाई का मान 22/7 रख करके हल करेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा 1 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर जो पहले दिया गया है यह क्या है, ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर भी पहले ऊंचाई शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर जो है वो है शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। यह मान हमको शंकु के आयतन में रखना है और इसको जब हम रख के हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 33 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे यदि। हमें द्विघात समीकरण दिया गया है और द्विघात समीकरण के मूल पे चर्चा है कि वास्तविक और समान कब होते हैं, जब विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होते हैं। लेकिन जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है उस स्थिति में जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर डी इसमें सही ऑप्शन है। b² - 4ac = 0, विविक्तकर का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला प्रश्न है, x - a x + a 3x - 3a 3x + 3a का माध्य क्या होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको 4 आंकड़े दिए गए हैं और उसे माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या।
यानी ये 4 पद हैं, चारों का योग करके हमें 4 से भाग करना है। और जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 2x। इसमें -a प्लस a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार से 3 और +3a जोड़ने पर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर x वाले पद बचेंगे और उसे हमें 4 से भाग देने पर 2x प्राप्त होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन है, इसमें हमें असत्य कथन छांटना है। पहला है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, यह गलत है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक यह सत्य है, क्योंकि गलत का मतलब कि यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, तो हमें असत्य कथन को छांटना है। तो चूंकि यह कथन सत्य है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, यह कथन भी सत्य है। फिर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन भी सत्य है। अंतिम कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है, उनमें से कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण और वर्ग की भुजा, इनके बीच में समकोण त्रिभुज बनता है, और इसी के आधार पे जब यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे, हल करेंगे, तो इसका हल मिलेगा 16 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो यहाँ पर 4 स्थितियां निर्मित होती है, या तो दोनों हेड होंगे, या पहला हेड और दूसरा टेल, या पहले सिक्के में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या दोनों सिक्कों में टेल आएगा। ये 4 घटनाएं होती हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि सभी चित्त प्राप्त होने की घटना, यानी कि सब पूरे में टेल आए, तो ऐसी घटना केवल एक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं 5, 16, 21, 23, 7 की मध्यिका क्या है? हम बता दें आपको कि मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। हमने यहाँ पर आप सभी संख्याओं को आरोही क्रम में जमाया है, 5, 7, 16, 21 और 23। अब चूंकि यहाँ पर ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या का मतलब कि यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो 5 हैं, और 5 क्या है, विषम है, इसलिए जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारी मध्यिका होगी। बीच वाला नंबर कौन सा है, 16, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 16। अगला प्रश्न है, साइन 21 डिग्री कॉस 69 डिग्री प्लस कॉस 21 डिग्री साइन 69 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पूरक कोणों पे आधारित प्रश्न है त्रिकोणमिति का। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू ये 21, 69 दी गई है। इसे हमें किसी एक को चेंज करना है, साइन को या चेंज करें या कॉस को चेंज करें, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति में, तो हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा 1। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? यहाँ अगर साइन का मान मालूम है तो कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सर्वसमीका है, कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी ए की जगह पे हम कोई भी कोण थीटा या कुछ भी ले सकते हैं। अब चूंकि साइन का मान 3/5 दिया गया है, इसे लेकर के जब आप हल करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा कॉस थीटा का मान 4/5। अगला प्रश्न है, कॉट 31 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉट का पूरक कोण होता है tan थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो 31 को 90 माइनस के फॉर्म में करेंगे तो 90 माइनस 59, क्योंकि 31 का जो पूरक कोण है वो 59 होता है, तो वह चेंज होगा कॉट किस में, 10 में, तो 59 इसका आंसर सही होगा।
अगला प्रश्न है sec 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2 और sec 60 का मान होता है 2। इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो 2 और 2 कट जाएंगे और इसका आंसर आएगा 3 √3। अगला प्रश्न, किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर चाप की लंबाई की बात हो रही है, जबकि केंद्र पर बना कोण 45 अंश और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चाप की लंबाई इसमें हम मान रखेंगे 14 सेंटीमीटर r का मान है और 45 अंश थीटा का मान है। इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे और पाई का मान हमें 22/7 मालूम ही है और 360 दिया गया है बटे में। इन सभी को जब हम मान रखेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 11 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 5 और 9x + 12y = 15 का हल कैसा होगा। तो इनके हलों की तुलना करने के लिए हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों का मान बराबर है, 1/3 के बराबर है तीनों। तो जब तीनों के मान बराबर होते हैं उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x² + 7x - 12 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो यह बहुपद है और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c यानी कि -2 और a मतलब 3। ax² + bx + c के फॉर्म का है ये और इसका शून्यकों का गुणनफल होगा -2/3। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 अंश है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्याओं के बीच अगर 120 अंश का कोण है तो उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच 60 अंश का कोण निर्मित होता है। चूंकि यह चक्रीय यहाँ पर स्थिति बनती है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो जब स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो जो भी त्रिज्या के बीच में जो यहाँ पर कोण का मान की बात हो रही है 120 अंश, तो एक स्पर्श रेखा इधर से आती है और दूसरी स्पर्श रेखा इधर से आती है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है तो इधर इधर 90 अंश का कोण बनता है और यह जो कोण बचे बीच में, तो एक कोण जो केंद्र पर बन रहा है वो 120 अंश का है और जो स्पर्श रेखाओं के बीच बन रहा है वो 60 अंश का है। तो इसलिए इन दोनों को मिला करके 180 अंश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर उत्तर 60 सही है। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इस बेलन में कितने लीटर पानी आ सकता है। बर्तन के आधार की परिधि दी गई है। बर्तन का आधार वृत्ताकार होता है और उसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr हम जब मान रखेंगे तो हमें चूंकि r का मान नहीं पता है तो 132 सेंटीमीटर बराबर 2πr, तो r का मान यहाँ से हम निकाल पाएंगे और जब r का मान मिलेगा तो उसे बेलन के आयतन के सूत्र में हम रखेंगे। चूंकि हमको ऊंचाई h यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दी गई है तो πr² मान रखा और उससे हमको उत्तर प्राप्त होगा 34.65 लीटर। तो साथियों, ये NAS के द्वारा द्वितीय प्रश्न पत्र जो जारी किया गया उस पर आधारित वीडियो था। इसमें 35 प्रश्नों को शामिल किया गया। उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे और परीक्षा के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।